Yes, now listen, we are starting with company accounts. This is my lecture number 2 of company accounts issue of shares. Now what we did in last class, मैंने definition सिखाया था तुम लोगों को शेयर कैपिटल का. What is the definition of share capital? Definition of share capital क्या सिखाया था? Yes, repeat करेगा एक जन. उर्वशी रिपीट करो, क्या लिखा है हम लोग ने शेयर कैपिटल का डेफिनेशन. Money contributed towards the capital of the company is known as share capital. The person who contributes this amount are known as shareholders or the members of the company. Are known as shareholders or the members of the company. Okay. Yes, कली कोई भी लिमिटेड कंपनी कितने टाइप के शेयर्स इशू कर सकता है? 2 टाइप. कौन सा? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके. इम्पॉर्टेंट टर्म्स में मैंने 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स करवा दिए थे. पहला इम्पॉर्टेंट टर्म महक, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल. बोलो, दिस इज मैक्सिमम लिमिट या इससे ज़्यादा शेयर्स भी इशू हो सकता है? मैक्सिमम लिमिट. मैक्सिमम लिमिट. रिपीट करोगे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? This is the outer boundary beyond which company cannot issue shares. It is mentioned in the memorandum of association of the company. ओके. नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया मैंने एग्जाम्पल में? 10,000 shares of ₹10 nominal value or face value which is equals to 1 lakh. नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस पर शेयर. नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? Original value per share. ओरिजिनल वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू. अच्छा नमन, ये जो ऑथराइज कैपिटल है उसमें से जो पब्लिक को ऑफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इशूड कैपिटल. रिपीट करेगा, रीड करेगा, क्या लिखा है? That part of authorized capital which is offered to the public for subscription is known as issued capital. इज नोन एज इशूड कैपिटल. मेरे पास टोटल लिमिट 10,000 शेयर्स की थी ना? Yes, sir. उसमें से देख मैंने कितना ऑफर किया, रीड कर. 3,000 shares of ₹10 each is equal to ₹90. 10 इंच के बाजू में भी कुछ ब्रैकेट में लिखा है, Nominal value, face value. वो बोलना पड़ेगा. 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹90,000. ओके. पारेख, अब क्या हुआ? पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया. पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया. 9,000 के सामने 8,500 शेयर्स ही अप्लाई हुए, तो उसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन. वो है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो कैपिटल कौन सा होगा? सब्सक्राइब कैपिटल. चल रीड कर, क्या लिखा हुआ है? That part of issued capital against which subscription is received from public. हाँ, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल अगेंस्ट विच सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक. इसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अपने एग्जाम्पल पर क्या लिखा है? Example, 8,500 shares of ₹10 each nominal value or face value is equals to ₹85,000. अच्छा, अगर इसके जगह पे 9,000 एप्लीकेशंस आता तो हम लोग क्या बोलते थे? Equal subscription हो जाता. और 9,500 एप्लीकेशंस आता तो क्या बोलते थे? Over subscription. हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, ये नोट भी पढ़, क्या लिखा है? There can be under subscription or equal subscription or over subscription of shares. यस, देयर कैन बी अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. ठीक है ना? अच्छा हीरल, ये जो 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू है ना, ये जो 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू है, ये एक साथ भी कलेक्ट कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में भी कलेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ सर. रीड कर, क्या लिखा है? The nominal value, face value per share, that is ₹10 each, can be collected either in one single lump sum amount or in various installments as under. एज अंडर. सबसे पहला Application money, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, दूसरा इंस्टॉलमेंट, allotment money ₹3, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, first call money ₹2, एंड उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी. अच्छा, एक चीज याद रखना, ये 2 इंस्टॉलमेंट्स के बीच में ना
टाइम गैप होना चाहिए। आज एक इंस्टॉलमेंट मांगा ना, तो उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली अगले दिन नहीं मांग सकते। ये दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 30 डेज, 30 डेज टाइम गैप। एक महीने का टाइम गैप के बाद में ही हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं। सो लिख दो ऊपर 30 डेज टाइम गैप, द वे आई हैव रिटन। दो इंस्टॉलमेंट्स के बीच में 30 डेज का टाइम गैप होना चाहिए। दोनों इंस्टॉलमेंट्स के बीच में 30 डेज का टाइम गैप होना ही चाहिए। यस, डन। Yes, sir. चलो, मैंने यहां तक सिखाया था लास्ट लेक्चर में। ये मेरा इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 3 था, सब्सक्राइब कैपिटल। अब लिखो नंबर 4। नंबर 4, कॉल्ड अप कैपिटल। नंबर 4 राइट, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, हाँ बोलो ना। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल के लिए सुनो, ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है सुन लो सब लोग। मेरा ऑथराइज कैपिटल टोटल कितना शेयर्स था नमन? मेरे ऑथराइज कैपिटल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000, उसमें से पब्लिक को ऑफर कितना शेयर्स किया? 9,000, 9,000 शेयर्स ऑफर किया। लेकिन उर्वशी, पब्लिक का रेस्पॉन्स कितने शेयर्स का आया? 8,500। 8,500 शेयर्स पे मैंने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया उनसे, फिर मैंने उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा और फिर मैंने उनसे फर्स्ट कॉल मांगा। इसका मतलब ये 4 इंस्टॉलमेंट में से बोल मैंने कितना मांग लिया? 3 इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब 2 + 3 + 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7 रुपीज मांग लिया। हाँ, मैंने 8,500 ही एप्लीकेशंस आया तो फिर सबको अलॉट किया ही ना मैंने, और क्या? अभी 8,500 एप्लीकेशंस ही आए तो सबको अलॉट करूंगा ही मैं। तो मैंने 8,500 शेयर सबको अलॉट कर दिया और इनसे एप्लीकेशन का पैसा मांग लिया, अलॉटमेंट का मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग लिया। बोल, ये फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगा मैंने अभी तक फाइनल कॉल वाला इंस्टॉलमेंट डिमांड ही नहीं किया। दैट मीन्स मैंने कितना डिमांड कर लिया? टोटल 8,500 शेयर्स पे बोल कितना डिमांड कर लिया? शेयर है तो 10 रुपए का, शेयर है तो 10 रुपए का, लेकिन मैंने उस पर अभी तक कितना डिमांड कर लिया? बोलो। 7 रुपीज। मैंने 7 रुपीज डिमांड कर लिया। तो ये जो डिमांड करते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड अप कैपिटल। इंस्टॉलमेंट्स डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर। अरे नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, लेकिन मैंने पूरा 10 रुपया मांग लिया क्या? नो सर। नहीं, मैंने अभी तक क्या नहीं मांगा वो बोल। सेकंड एंड फाइनल कॉल मैंने इंस्टॉलमेंट। अभी तक सेकंड और फाइनल कॉल वाला इंस्टॉलमेंट नहीं डिमांड किया। तो जो मैंने डिमांड कर लिया उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। लिखो, इंस्टॉलमेंट्स डिमांडेड, इंस्टॉलमेंट्स डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। इंस्टॉलमेंट्स डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 8,500 shares of ₹10 each। अरे 8,500 शेयर्स है, 10 रुपए का है, उसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, उसकी नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपया है, लेकिन अभी तक मैंने पूरा 10 रुपया मांगा नहीं है। ₹7 कॉल्ड अप।
कॉल्ड अप का मतलब होता है डिमांडेड। ₹7 कॉल्ड अप का मतलब होता है डिमांडेड इज इक्वल टू रुपीज 8,500 इंटू 7 करेंगे तो 59,500 हुआ। ये 59,500 मेरा कॉल्ड अप कैपिटल है। अरे ये 59,500 मेरा कॉल्ड अप कैपिटल है। बोलो, everybody understood the next important term? Yes. Yes, sir. So what do you mean by called up capital? Called up capital का मतलब है installments demanded from shareholders। अरे called up capital का मतलब क्या हुआ? installments demanded from shareholders। 8,500 शेयर्स है, 10 रुपए का है, लेकिन मैंने 10 रुपया नहीं 7 रुपया ही डिमांड किया, तो जो डिमांड किया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। आगे, जो 3 रुपया अभी तक कॉल नहीं किया उसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। जो मैं लिखा रहा नहीं हूं, लेकिन याद रखना कि सर जो आपने फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं डिमांड किया वो क्या, ये 3 रुपया का क्या है, इसका क्या बोलोगे? ये अनकॉल्ड कैपिटल, अभी तक कॉल नहीं किया मैंने। दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल, दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल, येट आई हैव नॉट डिमांडेड। हैव यू गॉट इट? Yes. Yes, sir. लिखो नंबर 5, एक लाइन छोड़ के लिखना नंबर 5। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल अच्छा, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या? लिखो अमाउंट एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर्स। अमाउंट एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर्स। पेड अप कैपिटल का मतलब है अमाउंट एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर्स। समझाता हूं, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स, called up capital minus calls in arrears। yes, called up capital minus calls in arrears। तुम्हारा कॉल्ड अप कैपिटल 59,500 का था ना? ऊपर ही लिखा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तुमने 8,500 शेयर्स पे 7 रुपीज डिमांड किया था, ये तुम्हारा कॉल्ड अप कैपिटल था। आउट ऑफ दिस तुमने डिमांड तो कर लिया 8,500 शेयर्स पे, लेकिन एक शेयर होल्डर इसमें से जिसके पास 500 शेयर्स है उसने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया। ये फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है ना? फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है ना? एक शेयर होल्डर ने अपने 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया। उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया। इसका मतलब उससे 1,000 रुपया नहीं आया ना? एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. 500 शेयर्स पे उसने 2 रुपया नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, 1,000 रुपया नहीं आया। बोलो कॉल्ड अप कैपिटल में से कितना नहीं आया? 1,000 नहीं आया, तो कितना अमाउंट आया? 58,500। जो अमाउंट आया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल।
जो अमाउंट आया उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। अरे डिफॉल्टर्स हर जगह पे होते हैं, डिफॉल्टर्स हर जगह पे होते हैं। क्लासरूम में अगर होमवर्क दो तो होमवर्क सबमिशन में डिफॉल्टर्स होते हैं, लेक्चर अटेंडेंस में डिफॉल्टर्स होते हैं, सोसाइटी में मेंटेनेंस बिल भरने में डिफॉल्टर्स होते हैं, लोकल ट्रेन में जाओ तो विदाउट टिकट वाले उनको भी डिफॉल्टर्स ही बोलते हैं। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू विल फाइंड डिफॉल्टर्स, सो हियर ऑल्सो देर आर डिफॉल्टर्स। अरे मैंने 8500 शेयर्स जिन लोग ने भी अप्लाई किया था उन सबसे 7 रुपया मांगा, लेकिन उसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स था उसने एप्लीकेशन मनी दिया, अपने 500 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन का 2 रुपया दिया, अलॉटमेंट का 3 रुपया भी दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया। इसने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, बोलो समझा क्या? हाँ सर। हाँ तो सर। जो पैसा नहीं मिलता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। जो नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Calls in arrears. और जो मिलता है वो पेड अप कैपिटल। तो देख लो, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes. Yes, कॉल्ड अप sir. कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल, इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। चलो ठीक है, यहां तक अपने को समझ गया। इसके बाद लिखोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक लाइन छोड़ के लिखो। मैंने 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स करवा दिए, अब लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पांच इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या सिखाए? सबसे पहला कौन सा कैपिटल था वो? Authorized. और एक नाम क्या था उसका? रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। और एक नाम क्या था उसका? नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। अच्छा, दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग माय रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, जब हम रिपीट करते तो तुम लोग भी रिपीट किया करो। यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइव द लाइव लेक्चर्स, but when the things are repeated, this is an indication that you all should also repeat along with me. That will make your course further concretely done and you will have a grip on the subject. When you repeat it constantly, subject पे grip आता है। Yes, पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म का 3 नाम दिया था मैंने, नमन। मैंने पहले इंपॉर्टेंट टर्म का 3 नाम दिया था, बोलो क्या नाम था? Authorized capital, registered capital, nominal capital. नॉमिनल कैपिटल। अरे यहाँ पे जो मेरे सामने मैं उनका नाम ले पाता हूं, लेकिन जो मेरा वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं उनका मैं नाम नहीं लेता हूं। सो जब भी रिपीटेशन चलता है तो यू हैव टू रिपीट ऑन योर ओन। अच्छा, इसके बाद में नमन, ये मैक्सिमम कैपिटल था, इससे ज्यादा शेयर्स इश्यू हो सकता था क्या? नहीं सर। नहीं। इसमें से जो ऑफर किया पब्लिक को कल ही, वो कौन सा कैपिटल? इश्यूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। जो पब्लिक का रिस्पॉन्स आया गोयल, वो कौन सा कैपिटल? पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आया वो कौन सा कैपिटल? Subscribed capital. सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे जो इंस्टॉलमेंट्स डिमांड किया उर्वशी, वो कौन सा कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे जो इंस्टॉलमेंट्स डिमांड किया वो कौन सा? Called up capital. कॉल्ड अप कैपिटल। पारेख, उसमें से जो नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल में से जो नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन सुन के आंसर देने का नॉनसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरा क्वेश्चन टू द पॉइंट है। कॉल्ड अप कैपिटल में से जो नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो नहीं आया उसको अनकॉल्ड नहीं बोलेंगे हम लोग। कॉल्ड अप कैपिटल में से जो नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड तो जो मैंने मांगा ही नहीं उसको बोलते हैं। यू डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। अनपेड कैपिटल, नॉनसेंस। यस, टेल मी कली।
कॉल्ड अप कैपिटल में से जो नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर्स। ये होता है शार्पनेस, सिखाने के बाद में तुम कितने शार्प हो। उसके बाद में जो आ गया उसको क्या बोलेंगे? जो आ गया हिरल उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। समझ में आया तुम लोगों को? हाँ मैक्सिमम कैपिटल हिरल, मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑथराइज्ड कैपिटल। और एक नाम क्या है उसका? नॉमिनल कैपिटल। और एक नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कैपिटल क्लॉज में। अरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहां पे मेंशन होता है ये? कैपिटल Capital clause. क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। ये ऑथराइज में से जो ऑफर करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। ऑफर्ड के सामने जो रेस्पॉन्स आता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बट वहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, इक्वल सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। फिर जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से इंस्टॉलमेंट डिमांड करते हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल में से जो अमाउंट नहीं कलेक्ट हो सकता है, उसको नहीं कलेक्ट हो पाता है, जो हम कलेक्ट नहीं कर पाते उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स। और जो कलेक्ट हो जाता है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं हम लोग? पेड अप कैपिटल। पेड अप जो कैपिटल। कलेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। सो जो अमाउंट कलेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। बोलो समझ में आया क्या? यस। हाँ सर। लिखो एक लाइन छोड़ के, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट, यस, पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट तुमको याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा था हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स करते समय। मैंने बताया था हाँ बिजनेस को प्रोप्राइटर पैसा देता है, बराबर ना? कैश टू कैपिटल। अगर बिजनेस प्रोप्राइटर नहीं लेता, प्रोप्राइटर से नहीं लेता, किसी और से कैश लेता तो ये लोन माना जाता था। घर से हाँ ये सर। कैश आया है तो इसको बोलते हैं कैपिटल। किसी और से लिया होता तो ये लोन होता था। आज अगर किसी से लोन लेंगे तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना? यस सर। हाँ तो अगर घर से पैसा आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना पड़ेगा घर को, यस सर। क्योंकि घर और बिजनेस अलग होते हैं ना। हाँ अगर घर और बिजनेस अलग होते हैं तो बिजनेस ने घर से पैसा लिया है तो उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। जैसे लोन लेते तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वैसे ही घर से अगर पैसा आया तो उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस होता है। और तुमको याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा परसेंटेज फॉर्म में दिया रहता था। हाँ सर। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल होता था उस पर कैलकुलेट करते थे। ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट होता था ना, इंटरेस्ट क्या, जो कैपिटल का फिगर होता था उस पर ये परसेंटेज अप्लाई करते थे। सेम वे ये लिमिटेड कंपनी है, ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं है। ये लिमिटेड कंपनी में भी तो शेयर होल्डर्स अपने घर से लाके पैसा दे रहे हैं। अरे ये लिमिटेड कंपनी को भी तो शेयर होल्डर्स घर से पैसा लाके दे रहे क्या नहीं? यस हाँ सर। हाँ सर। सो कंपनी बोलेगी तुम्हारे पास से पैसा आया तो ये मेरा कैपिटल है, और किसी से लिया होता तो ये लोन होता था। तो ये कैश पे मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा, 10% इंटरेस्ट दूंगा, 20% इंटरेस्ट दूंगा। जैसे जैसे मैं कमाऊंगा कमाई में से दूंगा। मैं जो कमाई है वही दूंगा तुमको, पूरा नहीं। अगर मैंने जो भी कमाया उसमें से 10% तुमको बांट दूंगा। सो तुम्हारा जो कैपिटल है उसी पे कैलकुलेट होएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है ना, 10%। सो तुम्हारा जो कैपिटल है, तुमने जो कैपिटल दिया है उसी पे मैं इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन शेयर्स पे जो इंटरेस्ट होता है उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, डिविडेंड बोलते हैं। शेयर्स पे जो इंटरेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हाँ शेयर्स पे। अरे बाकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होता है वो बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
लेकिन शेयर्स पे जो इंटरेस्ट हम लोग शेयर होल्डर को देंगे उसको बोलेंगे डिविडेंड। बट है तो इंटरेस्ट ही ना, है तो इंटरेस्ट ही ना, हाँ, खाली नाम बदल गया, नाम बदल के क्या हो गया ये, डिविडेंड। लिखो पॉइंट ए, डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। डिविडेंड इज always given dividend is always given in the form of percentage. Dividend is always given in the form of percentage, which should be calculated on, which should be calculated on. अरे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे कैलकुलेट होना चाहिए ना, हाँ सर। हाँ, लेकिन डिफॉल्टर्स को ये डिविडेंड नहीं देंगे, तो इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में डिफॉल्टर्स को माइनस करने के बाद मिलता है ना अपने को। हाँ, कॉल्स इन अरियर्स तो डिफॉल्टर्स होते हैं, उनको हटा के अपने को जो कैपिटल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज विच शुड बी कैलकुलेटेड ऑन विच कैपिटल, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। एग्जाम्पल ABC Limited, ABC Limited declared ABC Limited declared 10% डिविडेंड। ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपने पास पेड अप कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है ना, हाँ सर। कितना है पेड अप कैपिटल? 58,500। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सो अपना पेड अप कैपिटल 58,500 है ना, हाँ सर। उस पे 10%, 5850। Yes, sir. So this is amount of dividend. Paid up capital into percentage, पेड अप कैपिटल इंटू परसेंटेज। बोलो समझा क्या? यस सर। डिविडेंड को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, dividend is not an expense like interest. Dividend is not an expense like interest. It is distribution of profits. It is distribution of profit to shareholders. It is distribution of profits to shareholders. So interest तो expenses होता है, P&L में डेबिट करते हैं हम लोग, लेकिन डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। तुमको याद है ड्राइंग्स? तुम लोगों को याद है ड्राइंग्स? हाँ सर। हाँ सर। ड्राइंग्स पीएनएल में लिखते थे क्या लेस फ्रॉम कैपिटल करते थे? लेस फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग्स एक्सपेंसेस नहीं था, ड्राइंग्स भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स था। जो हम लोग ने प्रॉफिट्स कमाया ना तो थोड़ा घर पे लेके जाते थे, क्योंकि घर के भी खर्चे है ना, बिजनेस कर रहे तो घर भी तो चलाना है ना।
सो सेम वे डिविडेंड ड्रॉइंग्स के जैसा ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो ड्रॉइंग्स भी कभी पीएनएल में नहीं आता था, ये डिविडेंड भी पीएनएल में नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है। समझाते समय तो मैंने इंटरेस्ट बहुत बोला, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये इंटरेस्ट ही होता तो इसका नाम इंटरेस्ट ही रखते थे ना। ये इंटरेस्ट के तरह कैलकुलेट होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लॉजिक वही है। शेयर होल्डर ने पैसा दिया तो पैसे पे रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, इसलिए पीएनएल में नहीं आएगा। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। दूसरा पॉइंट, दो टाइप के शेयर्स कौन से इश्यू कर सकती है कंपनी? Equity shares and preference shares. इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मैं तुमको बताता हूं, ये जो टॉपिक्स तुम मेरे से सीख रहे हो ना, हम लोग टॉपिक्स को इतना डेप्थ में सीखते हैं, कोई भी टॉपिक को मैं इतना डेप्थ में कराता हूं कि तुम लोगों को ये टॉपिक आगे इतना काम में आता है, तुम कभी नहीं बोलते हो। ये सब तुम्हारा बेस स्ट्रांग बनाता है। तुम आगे जाओगे ना, सीए इंटर में तुम्हारा 50% से ज्यादा सिलेबस कंपनी अकाउंट्स का। सीए फाइनल पूरा लिस्टेड कंपनी का ही अकाउंटिंग है, लिस्टेड कंपनीज, कॉर्पोरेट। तब ये थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने को जाएंगे, तब तो ये बेसिक टर्म्स जो है अपने ब्लड के साथ फ्लो होता है। एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। ये 2 साल 3 साल जो एफर्ट्स करोगे ना, इसका बेनिफिट जब तुम सीए फाइनल में पहुंचोगे तब पता चलेगा। ये पीरियड में तो धड़ाधड़ निकल ही जाओगे और फाइनल में पहुंचोगे तो पता चलेगा तुम्हारा जो बेस है वो बाकी सबसे बहुत अच्छा है। तुमको हर एक चीज तुमको डेप्थ में मालूम है, इन डेप्थ। सो दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट एट द हायर लेवल। डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, डिविडेंड ड्रॉइंग्स ही है। अरे ड्रॉइंग्स भी प्रॉफिट्स का ही होता है। मैं बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाता हूं उसी में से थोड़ा पैसा घर के यूज के लिए लेके जाता हूं। यहां पे भी बिजनेस में कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाया उसी में से थोड़ा पैसा ओनर को दे दिया, ओनर घर पे लेके चला गया। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ड्रॉइंग्स भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। और अगर ड्रॉइंग्स पीएनएल में नहीं आता, वो एक्सपेंस नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तुम बोलोगे सर एक्सपेंस, खर्चा तो हुआ ना सर, खर्चा तो हुआ ना सर, एक्सपेंस क्यों नहीं है? अरे एक्सपेंस वही होता है जो पीएनएल में आता है। एक्सपेंस वही होता है जो पीएनएल में आता है। ऐसे तो मशीनरी भी खरीदता हूं तो खर्चा होता है ना मेरा। मशीनरी टू कैश बैंक पॉकेट ढीली हुई क्या नहीं हुई? हुई। फर्नीचर भी खरीदा तो फर्नीचर टू कैश पैसा गया कि नहीं गया? हम बोलेंगे ना अरे खर्चा हो गया, लेकिन फर्नीचर जब खरीदा, फर्नीचर टू कैश, तो वो पीएनएल में आएगा क्या? No. फर्नीचर खरीदे तो पीएनएल में आएगा क्या वो? नहीं सर। अरे एसेट खरीदने में बैलेंस शीट नहीं बदली हुई। एसेट्स खरीदने में बैलेंस शीट बदली नहीं हुई। 1000 रुपए का कैश था, फर्नीचर खरीद लिया, बोल क्या एंट्री आएगी? कल ही एंट्री बोल मेरे को, फर्नीचर परचेज की। फर्नीचर टू कैश। तो अब फर्नीचर आ जाएगा और ये कैश निकल जाएगा। बैलेंस शीट में वही 1000 का 1000 रुपया रहा। पहले क्या था? कैश था। अब उससे फर्नीचर खरीद लिया तो अब क्या है? बैलेंस शीट एसेट्स के टोटल में कोई चेंज आएगा? बैलेंस शीट के टोटल में कोई चेंज आएगा? नहीं सर। एक एसेट दूसरे एसेट को रिप्लेस कर रहा है। अरे एक एसेट दूसरे एसेट को रिप्लेस कर रहा है। देख ले, और एक चीज, बैलेंस शीट में डेटर्स है 1000 रुपीज का, डेटर से कलेक्शन करना है। बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश टू डेटर्स। कैश टू डेटर्स। तो अब कैश आ गया, डेटर्स निकल गया, वही 1000 का 1000 रहा। हाँ सर। तो इसको एक्सपेंस बोलोगे?
ना एक्सपेंस No, बोलोगे sir. ना इनकम बोलोगे. सो एसेट एक एसेट के बदले दूसरा एसेट बस. सो जो पीएनएल में नहीं आता उसको हम लोग एक्सपेंस नहीं मानते. तो डिविडेंड पीएनएल में नहीं आएगा. अरे डिविडेंड पीएनएल में नहीं आएगा तो डिविडेंड एक्सपेंस कैसे? मैं तुमको डेफिनेशन भी सिखाऊंगा. अभी थोड़ा मैच्योरिटी लेवल और बढ़ने दो. मैं एक्सपेंस का डेफिनेशन सिखाऊंगा. एक्सपेंस किसको बोलते हैं? मशीनरी टू कैश बैंक को एक्सपेंस क्यों नहीं बोलते? सैलरी टू कैश बैंक में सैलरी को क्यों एक्सपेंस बोलते हैं? ये डेफिनेशन बताऊंगा मैं तुम लोगों को. आई विल डिफाइन दिस. अच्छा लिखो पॉइंट नंबर बी. अच्छा एक लाइन छोड़ के लिखो, बहुत जंबल हो जाएगा. पॉइंट नंबर बी. अच्छा दो टाइप के शेयर्स ना, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ना. हाँ सर. तो डिविडेंड पहले हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. उनका पहला हक होता है. प्रेफरेंस नाम ही प्रेफरेंस, उनका प्रेफरेंशियल राइट है ये. सो लिखो डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन dividend is always given first to preference shareholders. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देखो देने के बाद अगर प्रॉफिट्स बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, नहीं बचे तो नहीं भी मिलेगा. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड नहीं मिलता है. प्रॉफिट्स होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं होता तो नहीं मिलेगा. डिविडेंड जब प्रॉफिट्स कमाते हैं तब पहले किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उनको देने के बाद में भी अगर बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तुम बोलोगे प्रॉफिट्स है ही नहीं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. इंटरेस्ट कंपलसरी होता है. लोन लिया तो इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा. मैंने लोन लिया तो मैं ये बोल सकता हूं कि कमाई नहीं हुआ मैं ब्याज नहीं दूंगा, मेरे को देना ही पड़ेगा, कंपल्शन है. लेकिन डिविडेंड कंपल्शन नहीं है कंपनी के लिए. प्रॉफिट्स कमाएंगे तो डिविडेंड देंगे, लेकिन जब देंगे तब पहले किसको देंगे? Preference shareholder. और उनको देने के बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल रिस्क बेरर्स. Dividend is always given first to preference shareholders and then to equity shareholders. अगर प्रॉफिट्स ही नहीं है तो कोई भी शेयर होल्डर को मिलेगा क्या डिविडेंड? No, sir. No sir. और जब प्रॉफिट है तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर. Shareholders. हाँ, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है नंबर सी. अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में है ना डिफरेंट टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में अलग अलग कैटेगरी होती है. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. सो प्रेफरेंस शेयर्स में ये कई टाइप के वेराइटीज होती है, कैटेगरीज होती है, कई अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. इसमें एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा है जिसका नाम है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्या बोला मैंने? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही है. लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो इन्वेस्ट करते हैं. द रीजन इज अगर कंपनी ने ये साल प्रॉफिट्स नहीं कमाया तो कंपनी किसी को डिविडेंड देगी क्या? No, sir. कोई भी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी क्या? नहीं प्रेफरेंस हो या इक्विटी किसी को भी नहीं देगी. लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर्स का डिविडेंड कैलकुलेट करके रखेंगे हम लोग. लेट्स से 10% डिविडेंड देना है तो जो भी कैपिटल इंटू 10%, कैपिटल 1 लाख का है
तो 10% 10,000 हो गया। कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी दे नहीं सकती, लेकिन कैलकुलेशन होगा। सेकेंड ईयर में भी कंपनी के पास पैसा नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, तो सेकेंड ईयर में भी 10% और कैलकुलेट होगा, 10,000 और। टोटल डिविडेंड कितना जमा हो गया? 20,000. थर्ड ईयर में भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट्स नहीं कमाया, थर्ड ईयर का भी कैलकुलेट करेंगे, 30,000। फोर्थ ईयर में कंपनी ने भरपूर प्रॉफिट्स कमाया। अच्छा, प्रॉफिट्स कमाया तो अब कंपनी डिविडेंड देने के बारे में सोचेगी ना। हाँ. तो बाकी शेयर होल्डर्स, इक्विटी हो या प्रेफरेंस, उनको तो फोर्थ ईयर में जो प्रॉफिट्स कमाया फोर्थ ईयर में ही डिविडेंड मिलेगा। पिछले 3 साल में जो कंपनी ने नहीं दिया, कुछ नहीं। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में पिछले 3 साल का 30,000 प्लस चौथे साल का 10,000 हो। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड लैप्स नहीं होता है, वो एक्यूमुलेट होता है, और जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स कमाए तब कंपनी को देना पड़ता है। बाकी शेयर होल्डर्स के केस में ऐसा था क्या? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को छोड़ के बाकी इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फर्स्ट ईयर में कंपनी ने डिविडेंड नहीं कमाया, कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं? नहीं सर। नहीं। सेकेंड ईयर में नहीं कमाया, कंपनी को देना है कि नहीं देना है? नहीं। थर्ड ईयर में नहीं कमाया, देना है कि नहीं देना है? नहीं सर। फोर्थ ईयर में कमाया तो सिर्फ फोर्थ ईयर का देना है बस। पिछले 3 साल का कोई तकादा करने को नहीं आ सकता है कि पिछले 3 साल का डिविडेंड कहां गया। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर्स आएंगे, क्योंकि उनका डिविडेंड लैप्स नहीं होता, उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है। जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स कमाएगी तब कंपनी को वो साल का प्लस पुराने साल का अनपेड डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड एक्यूमुलेट हो गया, वो लैप्स नहीं हुआ। बोलो, पॉइंट मेरा समझा क्या? हाँ सर. लिखो, राइट डाउन। in case of cumulative preference shareholders in case of cumulative preference shareholders, past unpaid dividend, will be paid in future. Past unpaid dividend will be paid in future whenever company makes adequate profit. Whenever company makes adequate profit. In case of cumulative preference shareholders, past unpaid dividend will be paid in future whenever company makes adequate profit. Full stop. Whenever company makes adequate profit, full stop. Their dividend gets accumulated and is not lapsed. Their dividend gets accumulated and is not lapsed. उनका डिविडेंड लैप्स नहीं हो जाता है. Their dividend gets accumulated and is not lapsed. चलो ठीक है. I hope you have understood this point also. Yes, sir. Yes sir. ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था डिविडेंड का.
डिविडेंड हमेशा परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा और कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे? Paid up capital. और डिविडेंड पहले किसको देंगे? Preference shares. उनको देने के बाद बच गया तो किसको देंगे? Equity share. Equity shareholders. डिविडेंड एक्सपेंसेस होता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है? Distribution of profit. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है तो ये पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस के तरह या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा. नहीं जाएगा। अच्छा, अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो कोई भी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देने का, प्रॉफिट कमाया तो ही देने का, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो जब कमाते तो पहले प्रेफरेंस को देने का, लेकिन एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं कमाएंगे तो भी देना पड़ता है, नहीं कमाएंगे तो भी देना पड़ता है। वो अपना डिविडेंड जमा करते रहते हैं और जिस दिन कमाई हुई उस दिन पुराना सब डिविडेंड देना पड़ेगा। सो एक ही टाइप का शेयर होल्डर है जिसको प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट के जैसे, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर समझ में आए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. एक लाइन छोड़ के लिखना पॉइंट नंबर 2, लीव अ लाइन एंड राइट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, shares can be issued either at par or at premium. Shares can be issued either at par or at premium, but never at discount. Shares can be issued either at par or at premium, but never at discount. शेयर्स हम लोग पार पे इश्यू कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, बट नेवर एट डिस्काउंट। इसके नीचे बुलेट डालो, अरे 10 रुपए का शेयर है, ₹10 शेयर, मैंने पब्लिक को बेचा, बेचने को बोलते इश्यूड, ₹10 शेयर, इश्यूड एट ₹10। अरे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू किया। यस एवरीवन, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही 10 रुपए में इश्यू किया, तो इसको बोलते हैं इश्यूड एट पार। क्या बोलते हैं इसको? Issued At par. इश्यूड एट पार। अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू किया तो बोलते हैं इश्यूड एट पार। लेकिन अगर 10 रुपए का शेयर है, ₹10 शेयर, हाँ ₹10 शेयर, अरे 10 रुपए का शेयर है, लेकिन जो पॉपुलर कंपनी होती है ना, जिसकी बहुत डिमांड होती है, जो कंपनी के शेयर सबको चाहिए, जैसे ही कंपनी शेयर्स ऑफर करती है सब लोग टूट पड़ते हैं कंपनी का शेयर्स खरीदने में, तो वैसा कंपनी अपने 10 रुपए के शेयर्स को 10 रुपए में नहीं ज्यादा में बेचती है। बोलो, शेयर है तो 10 रुपए का, लेकिन कितने में बेच रहे हैं? 12 rupees. 12 रुपीज। तो इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना वो लोग, उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं उसको? Premium. प्रीमियम। अच्छा, ये जो 12 रुपीज है ना, 12 रुपीज जो प्राइस में इश्यू करते हैं उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? Issue price. नीचे एरो करके लिखो इश्यू प्राइस। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इश्यू किया तो इसको बोलेंगे 12 रुपीज को बोलेंगे इश्यू प्राइस। बताओ ये इश्यू प्राइस में कितना नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू है? 10. ये 12 रुपीज में 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू है, और कितना प्रीमियम है? 2 rupees. 2 रुपीज प्रीमियम है।
₹2 प्रीमियम है, ये ₹2 ज्यादा मिल रहा है ना, ये प्रॉफिट होता है। सो ये जो ₹2 ज्यादा मिल रहा है इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। लिखो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। Premium on issue of shares is a capital profit. क्या लिखा मैंने? कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट्स दो टाइप के होते हैं। प्रॉफिट्स दो टाइप के होते हैं। अगर मैं अपना गुड्स और सर्विसेज बेच के कमाऊं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? Revenue. लेकिन ये तो शेयर्स बेच के कमा रहा हूं, शेयर्स मेरा गुड्स थोड़ी है। अरे शेयर्स तो कैपिटल है ना, वो गुड्स थोड़ी है। अगर मैं मेरा गुड्स बेच के कमाऊं तो आइटम और कमोडिटीज इन विच आई डील इनटू, उससे प्रॉफिट कमाऊं तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन मैं गुड्स बेच के नहीं कमा रहा हूं, शेयर्स बेच के कमा रहा हूं, तो ये प्रॉफिट को बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। अरे ₹10 का शेयर्स ₹12 में बिक रहा है तो ₹2 ज्यादा आ रहा है ना अपने को। So premium on issue of shares is a capital profit. Premium on issue of shares is a capital profit which will be transferred to the balance sheet. Which will be transferred to the balance sheet on the liabilities side. Which will be transferred to the balance sheet on the liability side under the head reserves and surplus. Under the head reserves and surplus as under the head reserves and surplus as securities premium account. Under the head reserves and surplus as securities premium account. As securities premium account. आज का लेक्चर इधर स्टॉप करूंगा, अगला लेक्चर यहां से चालू होएगा। इसके पहले जो जो करवाए वो पढ़ते रहने का, रिपीट करते रहने का। You all be thorough with whatever I have done up till now. लेक्चर्स भी अपलोड किया है, तुम लोग लेक्चर्स भी बार बार देख सकते हो। रिपीट करते जाओ, जितने बार देखोगे, जितने बार समझोगे, उतना तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, सब्जेक्ट पे ग्रिप आते जाएगा। एंड कंपनी अकाउंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, मेरे को तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड से लेके सीए फाइनल तक का कंप्लीट अकाउंटिंग मालूम है। सो आई विल को रिलेट एवरीथिंग, मैं सब रिलेट करते जाऊंगा। ये तुम्हारा खाली 12th स्टैंडर्ड का स्टडीज नहीं हो रहा है, मैं इसको रिलेट करते जा रहा हूं हायर लेवल के साथ। आई एम रिलेटिंग दिस विद अ हायर लेवल। सो जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है, और वो मैं बहुत डेप्थ में कराऊंगा, सो दैट तुमको फ्यूचर के लिए कभी तकलीफ ही नहीं हो। ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए हमेशा एक स्कोर करने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। एवरी टाइम 12th स्टैंडर्ड 100 आउट ऑफ 100, सीए फाउंडेशन 95+, इंटर 95+, फाइनल एटलीस्ट 70+। फाइनल में 90+ लाने के लिए तो रियल एफर्ट चाहिए, ऐसा नहीं आता, उधर भी आता है, बट दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। तुम्हारा प्रैक्टिकल काम भी करते हो, थोड़ा उससे भी नॉलेज आता है, बाय दैट टाइम तुम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चालू हो जाती है। सो आई विल स्टॉप द लेक्चर हियर। आगे हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट।
इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फॉरफीचर री इशू का, और फिर मैं जर्नल एंट्रीज चालू करूंगा। इसमें भी जर्नल एंट्रीज ही है। सर हाँ बोल। सर जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है हाँ तो उसको फेस वैल्यू पे ही करना पड़ता है या किसी से भी कर सकते नहीं, फर्स्ट टाइम इशू करती है ना, तो अगर कंपनी पॉपुलर कंपनी है तो वो कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं करेगी, वो प्रीमियम पे करेगी। हैं? ओके सर। लेकिन अगर कंपनी नई कंपनी है या ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन्वेस्टर्स में, कंपनी अंबानी ने एक नई कंपनी फॉर्म की तो अंबानी को लोग जानते हैं ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने एक अपना नया बिजनेस चालू किया, उसके लिए नई कंपनी बनाई तो लोग अंबानी को जानते हैं ना, ये अंबानी की कंपनी है। जैसे जियो, जियो एक सेपरेट यूनिट है, अगर उसका वो शेयर्स इश्यू करता है मार्केट में तो वो प्रीमियम लेगा क्योंकि पॉपुलर है ना ये। मैं पहले से बिजनेस कर रहा हूं, सपोज मेरा जूता बेचने का बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, लिमिटेड कंपनी नहीं है, मेरा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन मैं पूरे इंडिया में मेरा शूज सेल करता हूं, पूरा इंडिया मेरे शूज के ब्रांड को जानता है, मेरा प्रोडक्ट पॉपुलर है। अगर आज मैं इसका शेयर्स मार्केट में इश्यू करूं, मैं अपने आप को लिमिटेड बनाऊंगा पहले, पार्टनरशिप फर्म, अब मेरे को कॉर्पोरेट लेवल पे काम करना है तो मैं पार्टनरशिप एक्ट से निकल के कंपनीज एक्ट में मेरा रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, मैं लिमिटेड कंपनी बन गया। अब लिमिटेड कंपनी के बाद बनने के बाद मैं मेरा शेयर्स मार्केट में पब्लिक को ऑफर करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट पॉपुलर है ना, और इतना पॉपुलर है, इतना बिकता है, लोगों को मालूम है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाएगा, फ्यूचर में डिविडेंड देगा, फुकट के शेयर्स देगा, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो बोल मेरे कंपनी में लोग शेयर्स खरीदने को आएंगे क्या नहीं आएंगे? यस नमन? यस सर, समझा। अगर मेरे कंपनी में वो लोग शेयर खरीदने को आएंगे तो मैं बोलूंगा मैं 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में नहीं देता, मैं 10 रुपए के शेयर पे 25 रुपया लूंगा, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपया, 15 रुपया प्रीमियम। तुम बोलोगे सर प्रीमियम कितना कमा सकते हैं? सर शेयर पे कितना प्रीमियम कमा सकते हैं? अनलिमिटेड। प्रॉफिट कमाने पे कोई रोक है क्या? कोई मेरे को पूछेगा कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए? यार जब तक सामने वाला देता ले लो, सामने वाला देना अगर उसके अपने को लग रहा है ये दे सकता है उतना ले लेने का। सो प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड। सो अगर पॉपुलर कंपनी है तो वो प्रीमियम पे शेयर्स इश्यू करेगा, और मालूम है इन्वेस्टर्स ज्यादा अपने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो फेस वैल्यू। डिस्काउंट तो अलाउड ही नहीं है, पहले डिस्काउंट पे भी होता था बट अब डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। खाली स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, कैटेगरी होती है शेयर्स की, उनको छोड़ के कोई शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है सर। चलो स्टॉप करो।